कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी ज़रा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज़्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे, पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से दो पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और ये है पवन। क्या बात है सर? क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना हो। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहां से लाशें मिली हैं वहां से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था। तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे?
नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहाँ शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूँगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। पवन, नहीं, चुप कर, मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार। थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई। आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर-थर कांपने लगे। माँ, मैं कोचिंग क्लास के लिए जा रही हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? इस गुड्डू को भी साथ ले चलो जहाँ जा रही हो। देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही है। अरे बाप रे, कोचिंग के लिए देर हो रही है तुम्हें? तो आओ, जल्दी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कोचिंग सेंटर, लेकिन अपनी कोचिंग की गुटरगू करने के बाद। देखिए भाई साहब, प्लीज ये सब मत कीजिए। भाई साहब, ए गुड्डू और रंजितवा,
देखो तो क्या बोली ये, भाई बोली हमको। ये पतली कमर, यहाँ तेरा कोई भैया नहीं, सभी सैया है, सैया, समझी? चल बैठ पीछे, हम छोड़ देंगे तुझे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी मैं। शोर मचाने का शौक है तो मचा लो शोर। जो भी बचाने आएगा कसम से जान से जाएगा। आज भाइयों का मन बोटी खाने का है, छोड़ने का नहीं। अरे जान, कम से कम ये तो बताती जाओ कि कोचिंग से वापस कब आओगी? आज ही छाता नहीं लाई और आज ही बारिश होने लगी। घर पहुंच जाती फिर आ जाती तो क्या हो जाता इसका। शुक्र है बारिश रुक गई। हे भगवान, अगर वो तीनों आवारा लड़के फिर आ गए तो। नहीं नहीं, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच माही, वो नहीं मिलेंगे मुझे, नहीं मिलेंगे। कहा था तुझसे, आज बोटी खाने का मन है, खाए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे जाने मन, घबराती क्यों हो? अगर तुम प्यार से साथ दे दोगी तो कसम से तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है। सही कह रहा है ये पतली कमर। बारिश के मौसम में और दारू पीने के बाद एक बार सच का देवता झूठ बोल सकता होगा, पर हम तीनों झूठ नहीं बोलेंगे। चल आजा, बैठ पीछे। ए, रुक, पकड़ो उसे। अरे लगता है भाग गई। शिट यार, ऐसे कैसे भाग सकती है वो? भाग ले जहां तक भागना चाहती है, आज तू हमसे नहीं बचने वाली। ए टोनिया, क्या कहता है तू इसे? अरे पतली कमर, ये पतली कमर, रुक जा रे। मेरा नाम मधु है, मधु बाला। मेरा नाम माही है। माही, ये लोग कौन है? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ से निकालिए मुझे। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो आपके साथ भी गलत कर जाएंगे। माही, कमजोर को हर कोई दबाता है। तुम इनसे जितना डरोगी, ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। अगर इनसे जीतना है तो इनका सामना करना होगा। चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? पागलपन होगा ये। ये पागलपन नहीं, जंग की शुरुआत है, बदलाव का आरंभ है। अगर आज इनका सामना नहीं किया ना माही, तो कल और भी लड़कियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, सिर्फ एक डर की वजह से। आज इस डर को कुचलना ही होगा माही। उठो। अरे भाई, ये तो 1 से 2 हो गई। ए पतली कमर, अगर हमें पहले पता होता कि लुका छिपी के इस खेल में 1 पर 1 फ्री है, तो बेकार में हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते ना। खैर कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ, खूब मजा करेंगे।
ज्यादा हंसो मत, क्योंकि जितना हंसोगे उतना ही दर्द होगा तुम्हें। अरे वाह, तुम तो रानी लक्ष्मीबाई निकली। मजा आएगा तेरे साथ। बहादुर लड़की को छटपटाती हुई देखकर अलग ही मजा आता है। अरे भैया, तो हम कब बुड़बक हैं? हमें भी मजा आता है भाई। पकड़ो इन्हें। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीमार माँ अकेली है घर में, मेरे सिवाय उनका और कोई भी नहीं है। जाने दो मुझे, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, मुझे जाने दो। चुप कर, हम तेरे टीचर नहीं हैं जो तेरे मुश्किल सवाल का हल बता देंगे। प्लीज मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, लेकिन हमारी भूख मिटने के बाद। नहीं नहीं, प्लीज कुछ मत करो, जाने दो। दीदी, मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल चलो। देखो अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ। बोलने से मुश्किल आसान नहीं होती दीदी, करने से होती है। वही तो मैं कह रही हूँ माही, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, सामना करने से होता है। ए, चुप कर, बहुत हो गया मजाक। टोनी, गुड्डू, लिटाओ इन्हें नीचे। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दो इसे, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बोलती है तू, लगता है तुझे ही सबसे पहले सबक सिखाना होगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। यही तो माही भी कह रही थी तुम्हें, छोड़ दो मुझे, जाने दो, घर पे मेरी माँ अकेली है। मैंने भी कहा था जाने दो हमें, मगर तुम दरिंदों ने एक नहीं सुनी मेरी। आओ मजे लो अब हमसे, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, जाने दो हमें प्लीज। आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, सबको माँ बहन समझेंगे, प्लीज जाने दो। हाँ दीदी, प्लीज छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने का मौका तो दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने ही नहीं माना। तुम्हें पता है, जब तक जिंदा थी तब तक मैं भी माही के जैसी भोली भाली लड़की थी, डरती थी तुम जैसे दरिंदों से। मेरे इस डर की वजह से एक लड़के ने मुझे अपना शिकार बना लिया, और फिर पकड़े जाने के डर से उस दरिंदे ने मुझे जान से मार दिया। तब से मैं रोज रात इन सुनसान सड़कों पे घूमती हूँ, तुम जैसे दरिंदों से माही जैसी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। यहाँ अब माफी नहीं, सिर्फ मौत है। माही, मैंने मरने के बाद डर को जीता है, तुम ऐसा मत करना। इन बुरे लोगों का सामना करो, युद्ध करो इनसे, वध करना पड़े तो वध भी करो, पर डरो मत। चलती हूँ। मैं वादा करती हूँ मधुबाला दीदी, आज के बाद मुझे कोई डरा नहीं पाएगा, जो डराएगा वो मारा जाएगा। जय हिंद सर। जी सर, पता चला है कि रघु होटल में खाना खाने गए लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। जी सर, सर मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। सर, आप लोग यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? अरे सर, ऐसा नहीं है, ये आप ही का तो होटल है।
और आपके आने से तो हमारे होटल की रौनक बढ़ गई है। पता चला है कि तुम्हारे होटल में खाना खाने आए लोग गायब हो रहे हैं। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होता है, इसलिए आसपास के होटल वालों की बिक्री बंद हो गई है, तो उन्हीं लोगों ने अफवाह उड़ा दी है। जी सर, यहाँ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, मैं इस पर नजर रखूंगा सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक नहीं आया है। जी बॉस। रघु, ये क्या चल रहा है? एक हफ्ता हो गया और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। बॉस, लोग डर गए हैं और पुलिस का भी आना हो गया, तो गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना रघु। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे काम का नुकसान होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बॉस, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। यही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए और हमारे काम के लिए भी। अब से 50 रुपए में नहीं, बल्कि 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए, सस्ता भी स्वादिष्ट भी। आइए आइए, 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए। चलिए भाई साहब, खाना खा लीजिए, कुछ चाय पानी कर लीजिए। ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए में। अरे नहीं भाई, तुम्हारे खाने के चक्कर में मुझे कुछ हो गया तो? नहीं भाई, मुझे माफ करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे होटल का खाना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आइए तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे भाई, भूख नहीं है मुझे, जाने दो। भूख नहीं है तो क्या हुआ, चलकर एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए। भैया, मेरा नाम भोला है, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। अरे आप सही जगह आए हैं, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। पर भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आखिर जरूरत पड़ने पर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो वो इंसान ही कैसा। भैया, आप बड़े दयालु हैं। अरे ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, यहीं पास में मेरा होटल है, वहाँ का खाना खाकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, चल तू भी खड़ा हो जा और काम पर लग जा। ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे ताकि हमें और सोना मिल सके। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर, आप, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं, खाना खाने आया हूँ तुम्हारे होटल का। सर, होटल तो बंद हो चुका है, फिर भी देखता हूँ कुछ हो आपके लिए तो। सर, ये दाल रोटी ही बची है, आप इसी से काम चलाइए। ये आवाज कैसी है? सर, वो होटल का इंटीरियर ठीक करा रहा हूँ। अगर तू काम करने से मना करेगा तो तेरा हाल इससे भी बुरा होगा। क्यों जिद कर रहा है? यही तेरी नियति है।
अच्छा, तो ये काम हो रहा है होटल की आड़ में, हाँ? तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ मुजरिम होते हैं वहाँ हम जैसे पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाते हैं। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मासूम लोगों को यहाँ लाते हो गैर कानूनी काम करवाने के लिए। अब तू हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। नहीं रघु, इसे भी काम पर लगाओ ताकि इसे देखकर बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ मेरे काम को कोई मना नहीं कर सकता है। ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए पहनी है, तेरी गुलामी करने के लिए नहीं। छोड़ दो उसे, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। रघु, पहले इस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगा, उसके बाद इस कमीने को। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा और इन लोगों को भी आजाद कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। मरना तो तुझे होगा, क्योंकि मैं तुझे मारने ही आया हूँ। रुक जाओ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर इसे छोड़ दीजिए। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस माल्या ने इसी कानून की धज्जियां उड़ाई थी आज से 3 साल पहले। मैं इसी भीमापुर गांव का थाना इंचार्ज था, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन इन लोगों ने खाने में नींद की गोली मिलाकर मुझे और मेरे साथियों को थाने में जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि मेरे पास इस माल्या के खिलाफ सबूत था। आप एक पुलिस वाले होकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कभी कभी इन जैसे मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून के दायरे से हटकर कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है। डरो मत, अब तुम सब आजाद हो।